उसके बाद में तीसरी परिभाषा जो है उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? जिसे मान लीजिए हम दो एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है K4FeCl6 और एक दूसरा ले लेता हूं मैं कोई भी, जैसे मान लो CrEn2Cl2। ये दो एग्जाम्पल हमने। यहां इस धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़ी हुई है और लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उप सह संयोजक बंध बना। यहां देखो 6 लिगेंड है, 6 साइनों है, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। तो मैं यहां शॉर्ट में कह सकता हूं जो उप सह संयोजक बंध है वो कितने बनेंगे? 6। और अगर हम यहां देखें तो यहां Cl जो है वो 2 है और En एथिलीन डाइएमीन 2 है। अब En एक द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब है एक En 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। तो 2 En है तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। 4 तो यहां बन गए और 2 ये Cl बनाएंगे। तो यहां भी उप सह संयोजक बंध की हम बात करें तो यहां भी कितने उप सह संयोजक बंध बनेंगे? 6। तो एक बेसिक सी बात हमारे समझ में आती है कि लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ कितने उप सह संयोजक बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। अब कई बार क्या है, कई अच्छे एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया, जैसे ये आ गया साहब PtOX2 और H2O और NH3। ये एग्जाम्पल आ गया आपके पास। और इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये पूछ लिया गया कि जो प्लेटिनम है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी उप सह संयोजन संख्या क्या है। तो हमें केवल इतना देखना है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। यहां OX जो है वो एक द्विदंतुक लिगेंड है, अकेली 2 बनाती है तो 2 दूनी 4, तो ये हो गए। एक H2O एक दंतुक लिगेंड है, एक बंध बनाएगी 5 और एक बंध कौन बनाएगा? NH3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। हम किसी भी उप सह संयोजक यौगिक को देखकर उसके कोऑर्डिनेशन संख्या के बारे में, उप सह संयोजन संख्या के बारे में बता सकते हैं। अब हम इसके बाद में अगर चौथी परिभाषा की बात करें तो एक और छोटी सी परिभाषा है समन्वय मंडल, और इसके साथ ही एक और है आयनिक मंडल। क्या होता है समन्वय मंडल और क्या होता है आयनिक मंडल, इस पर चर्चा करते हैं। कोई भी हम उप सह संयोजक यौगिक लेते हैं, जैसे कॉमन उप सह संयोजक यौगिक दोबारा लेता हूं K4FeCl6। इसमें देखो 2 चीजें हैं। एक ये बड़े कोष्टक के बाहर वाली स्पीसीज और एक ये बड़े कोष्टक के अंदर है। जो बड़े कोष्टक के अंदर होता है उस सारे के सारे को हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल, या इसे हम उप सह संयोजन मंडल भी कहते हैं। और जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है, जैसे यहां K4 है, ये जनरली आयन होते हैं और इन्हीं आयनों को हम क्या कहते हैं? आयनिक मंडल। अगर आप इस यौगिक को किसी विलायक में घोलते हो तो ये टूट तो जाएगा, लेकिन इसमें टूटेगा क्या? केवल पोटेशियम आयन अलग हो जाएगी। मैं कह सकता हूं जो आयनिक मंडल होता है वो कैसा होता है? आयनीकृत होता है। और जो समन्वय मंडल होता है वो क्या होता है? वो आयनीकृत नहीं होता। इसके अंदर जो परमाणु या आयन है वो आयनों में नहीं। तो सीधी सी बात है, ये भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और परिभाषा है उस पर बात करते हैं
एक है होमोलैप्टिक संकुल और एक है हेटेरोलैप्टिक संकुल। दो चीजें, ये भी एकदम सिंपल है। क्या है, जैसे मान लो होमोलैप्टिक संकुल, नाम से पता चला अगर किसी उपसह संयोजक यौगिक में एक ही प्रकार के दाता परमाणु, एक ही प्रकार के दाता परमाणु का मतलब क्या है, एक ही प्रकार की लिगेंड होनी चाहिए। जैसे FeCl6 येलो साथ, ये एक संकुल है, इसमें एक ही प्रकार की लिगेंड है जो धातु के साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम है, साइनाइड, साइनाइड। लेकिन मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया है प्लेटिनम का एग्जांपल ले लिया, PtNH3 2Cl4, ये ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें दो प्रकार की लिगेंड, एक NH3 है और एक Cl है, या मैं कह सकता हूं इसमें दाता परमाणु अलग अलग है। एक नाइट्रोजन दाता परमाणु की भांति व्यवहार कर रहा है और एक क्लोरीन जो है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, दाता परमाणु की भांति। तो दोनों में सिंपल एकदम नॉर्मल सी बात है। होमोलैप्टिक संकुल वो संकुल होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की लिगेंड होती है, एक ही प्रकार के दाता परमाणु होते हैं। और हेटेरोलैप्टिक संकुल वो संकुल होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु हो, मतलब अलग अलग प्रकार की क्या होती है, लिगेंड। तो ये कुछ हमने परिभाषाएं पढ़ी, उभयदंती लिगेंड के बारे में पढ़ा, उपसह संयोजन संख्या के बारे में पढ़ा, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक संकुलों के बारे में पढ़ा, आयनिक मंडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, समन्वय मंडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और किनेट संकुल क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब हम इससे जो आगे का टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट। जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और इस सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहां लिखता हूं और उन्हीं